आज से स्टार्ट क्या कर रहे हैं, पॉलिटी। तो किसी भी एग्जाम का ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी एग्जाम का A to Z कोई भी एग्जाम हो, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं ऐसा नहीं कह रहा सब मतलब और कोई सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हर एग्जाम का ना एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हर किसी एग्जाम में ना। देखो मैं ये बताऊँ, मैंने नॉर्मल एग्जाम नहीं दिए तो इसलिए मुझे इतना नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है उनमें भी है यहाँ से 6-7 क्वेश्चन नॉर्मल रहते हैं, 6-7 क्वेश्चन आसपास, 6-7 क्वेश्चन के आसपास नॉर्मल रहते हैं यहाँ से। अगर आप यू पुलिस में बात करोगे ना, अगर आप यू पुलिस में बात करें, यू पुलिस में नॉर्मल है, 7-8 क्वेश्चन रहने नॉर्मल है, ठीक है। जितने भी यूपी के एग्जाम होंगे ना, मतलब जितने भी यूपी के एग्जाम होंगे उन सब में रहने इतने क्वेश्चन यहाँ से। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए वहां से आ कितना रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब देखो काम करने के 2 तरीके हैं, एक तो है स्मार्ट वर्क करना, ठीक है, और एक है गधे की तरह बस काम करते रहो। गधे की तरह काम करते जाने में बहुत अंतर है, घोड़े की तरह काम करने में बहुत अंतर है, ठीक है, ठीक है। हेलो, ठीक है, कितना पता होना चाहिए कितना एग्जाम यहाँ से। अगर आप नॉर्मल जाते हैं सिविल के किसी एग्जाम में, सिविल जब कोई भी एग्जाम देते हो, सिविल जब कोई भी एग्जाम दोगे तो आपको यहाँ से 10 क्वेश्चन के आसपास मिलने वाले हैं, 10-12 क्वेश्चन के आसपास। ये मैं लेट पढ़ा रहा हूँ केवल, जैसे आपने ज्यादा नहीं, मैं अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई एग्जाम दे दिया, जैसे RO निकलते हैं, RO 10-12 नहीं, मतलब 15 के आसपास जाएगी रेंज, 15 के आसपास जाने वाली है, ठीक है। और जैसे और ऊपर पहुंचे आप, जैसे लोअर PCS या PCS, तो ये समझ लो आप हमारे 20 क्वेश्चन के आसपास जाने वाले हैं, ठीक है, 20 क्वेश्चन। और मैंने आपको पहले बताया हमारा जितना सब्जेक्ट है यहाँ पे टॉपिक है वो केवल लोअर PCS तक है, क्योंकि यूपीएससी में जाना, मैं बोल रहा हूँ यूपीएससी को बोलना और होना में अंतर होता है। मैं ऐसे कुछ भी बोल के नहीं करा सकता, वो ठीक है, मैं कोई चीज़ तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ कराना वहाँ पे एक बड़ा टॉपिक अपने आप में, क्योंकि सीधे क्वेश्चन नहीं पूछता यूपीएससी को, वो तो पूछता भाई है लेकिन घुमा के पूछता है, लेकिन यहाँ तक आपको क्या सीधे क्वेश्चन मिलते हैं, PCS तक आपको सीधे क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, 20 क्वेश्चन के आसपास रहने वाले हैं। तो आपको ये समझ में आ रही है कितने इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस है इसकी कितने नहीं है। आपका पैट आने वाला है, 5 क्वेश्चन उसमें तो क्लियर है, उन्होंने दे रखा है सब्जेक्ट, उन्होंने दे रखा है अपना पूरा टॉपिक कि हम इतने 5 ही पूछेंगे, 5 मॉडर्न हिस्ट्री से पूछेंगे, 5 ज्योग्राफी से पूछेंगे, 5 पॉलिटी से पूछेंगे, 5 मतलब 5 का उन्होंने ना निकाल रखा है, ठीक है। आप यू पुलिस का मैंने बता दिया, यू पुलिस रहा, दिल्ली पुलिस रहा, नेवी रहा, और जितने भी हैं उन सबको मैंने आपको बता दिया, इतना रहने वाला, सबका इतना ही है। तो ये तो आपको एक पता है क्यों इतना आपको पढ़ना है। मैंने हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में क्यों नहीं बताई ये चीज, तो मॉडर्न हिस्ट्री में ना 3 पार्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं मतलब पूरे हिस्ट्री के 3 पार्ट है। कौन कौन से, एक तो एंशिएंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन भारत, मिडवल हिस्ट्री मतलब मध्यकालीन भारत, मॉडर्न हिस्ट्री मतलब आधुनिक भारत जो हम पढ़ रहे हैं। तो हिस्ट्री में ना वो तीनों सब्जेक्ट से पूछने वाले हैं। अगर बात करें इन तीनों में कहाँ से ज्यादा आने वाले हैं, तो वो आने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा है। कहाँ से आने वाले, मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा आने वाले हैं। लेकिन पॉलिटी तो अकेला एक सब्जेक्ट इतना है, ये आपको इतने नंबर, और मैं रेट बता रहा हूँ यहाँ के नंबर बहुत तरीके हैं। हेलो, थोड़ा मेरी तरफ देखो, बात करो, ठीक है। तो यहाँ के जो नंबर है बहुत आसान किया। अगर आपने एक बार पॉलिटी पढ़, देखो पॉलिटी में क्या है, बार बार एक चीज रिपीट होगी, एक चीज बार बार रिवाइज है, रिपीट होंगी बार बार। और सच बताऊँ मैं सबसे इजी टॉपिक में सबसे इजी सब्जेक्ट है याद करने के हिसाब से, समझने के हिसाब से। और देखो पॉलिटी तो भाई साहब आप तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपको क्या करना है क्या नहीं करना अलग मैटर है, लेकिन पॉलिटी पढ़ना आपको इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि खुद अपने आप के लिए जरूरी है आपको। अगर आप एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हो, आप जीना चाहते हो कि हाँ आपके ऊपर कभी कोई दबाव ना बना पाए किसी तरह का, ठीक है, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे आप कुछ भी, इन दोनों से भी कुछ नहीं कर रहे हो, स्टूडेंट भी हो। अगर आप स्टूडेंट भी हो ना तो भी आपको ये सब्जेक्ट तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है कि ये आपको जिंदगी जीना सिखा देता है। ये जो सब्जेक्ट है पॉलिटी आपको जिंदगी जीना सिखा देता है। क्योंकि देखो मैं ये नहीं कह रहा मैं पॉलिटी का बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ, ऐसा मैं नहीं हूँ पॉलिटी का बहुत बड़ा ज्ञाता।
हाँ इतना जरूर जानता हूँ कि अपने हक के लिए लड़ाई कर लेता हूँ मैं लीगली, अपने हक की लड़ाई में लीगली करना बहुत अच्छे जानता हूँ। और मेरे साथ होते रहते हैं, मेरे साथ बहुत केस होते रहते हैं इस तरह से। और मुझे अच्छे से पता है अगर मैंने इतना ना पढ़ा होता ना इसे, तो शायद आज जो आपके सामने खड़ा हूँ जिस कंडीशन में, उस कंडीशन में नहीं खड़ा होता। मेरे साथ ऐसे ऐसे केस हुए हैं, लेकिन केवल है जी, हाँ हो सकता था, हो सकता था। नहीं मैं अभी आपको पढ़ोगे ना, अगर आपको मैं रियलिटी कह रहा हूँ, आप खुद कहोगे कि अब तो मैं पुलिस वालों से खड़ा होकर बात करूंगा। मैं रियलिटी कह रहा हूँ, जिस दिन आप पॉलिटिक्स खत्म करके जाओगे यहाँ से, उस दिन आप ये कहोगे कि मैं पुलिस वालों से खड़े होकर बात कर रहा हूँ, पुलिस वाला मुझे दबा नहीं पाएगा। मैं रियलिटी बताऊंगा चीज़, पॉलिटिक्स इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपने अधिकार नहीं पता है ना, तो आपका इंसान होना बेकार है। जिस इंसान को अपने अधिकार नहीं पता, उस इंसान का इंसान होना बेकार है। आर्टिकल 15 मैं अभी पढ़ा नहीं रहा, मैं पढ़ाने में तो देखो आप भी पढ़ लोगे, मैं केवल एक समझा रहा हूँ। आर्टिकल 15 कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता ऐसा शायद हुआ है आर्टिकल 15। हाँ आर्टिकल 15 है, नस्ल, धर्म, जाति, लिंग, भाषा से भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, सरकार या राज्य सरकारें सार्वजनिक जलाशय, कुएं, तालाबों का सार्वजनिक रूप से उपयोग करने का सुनिश्चित करेगी। ये है। आप एक मूवी भी आई थी आयुष्मान खुराना की, आर्टिकल 15 आई थी, शायद बहुत कम लोगों ने देखी होगी, जिसने देखी होगी उसे पता होगा मूवी कितनी इंपॉर्टेंट है। देखो आर्टिकल 15, और जिसने नहीं देखी ना, मैं रिकमेंड करूंगा कि उस मूवी को जरूर देखना एक बार। आर्टिकल 15 क्यों जरूरी है? क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हैं ना आज भी हम लोगों में बीच में, मतलब हमारी दुनिया में, हमारे भारत में, जिन्हें अपने खुद के अधिकार नहीं पता है। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, ये जो आर्टिकल 15 बनी हुई है, तो बरेली का एक केस था, उसके ऊपर बनी हुई है पूरी। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ था, 10-11 साल की लड़की थी, केवल 2-3 रुपये अपनी मजदूरी बढ़ाने की बात की थी, उसके पीछे उन लड़कियों को मार दिया गया था। ठीक है, वो भी रेप करके मारा था, जो भी है, जैसे इस तरह पूरी वो होती है। ठीक है, और वो रियल स्टोरी है पूरी, और उन्हें पेड़ पर टंगा दिया गया था। वो छोटी क्लास से थी लड़कियाँ, 2-3 रुपये केवल मजदूरी बढ़ाने के पीछे। ठीक है, लेकिन अभी देखो मैं क्यों बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें। पॉलिटी हमें समझाती है ये चीज़ें। पॉलिटी मतलब राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, एक सामाजिक ज्ञान देना सबसे पहले, ये इसी का काम है। आप चाहे हिस्ट्री पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, लेकिन जो जिंदगी में सबसे ज़्यादा काम आने वाला सब्जेक्ट है ना, वो यही है केवल, एक पॉलिटी। एक यही सब्जेक्ट ऐसा पूरी जिंदगी भर काम आने वाला है। तो एक मूवी और है, जो एक केस, जब हमारा वो टॉपिक आएगा उस टाइम में उसे डिस्कस करूंगा और उस टाइम बताऊंगा उस मूवी के बारे में। तो इसमें देखो मेन चीज़ क्या है, मैंने इसका फ्रंट पेज देखा किसने, इसमें सबसे फ्रंट पेज पे 2 चीज़ लिखी हुई हैं। इसमें एक तो मिसप्रिंट हो गया, हाँ एक तो मिसप्रिंट हो गया, ऊपर लिखा हुआ था मैं एक ऐसे समुदाय की प्रगति, मैं एक समुदाय की प्रगति को उस प्रगति से मानता हूँ जो जिसमें महिलाओं की प्रगति होती है। ये बात बोली हुई है, मतलब ठीक है। तो एक महिलाएं अगर ये जो पॉलिटी है, पॉलिटी मतलब जो संविधान, सीधी सी बात है संविधान। ठीक है, पिक किसका लगा हुआ है इस पर? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। ठीक है, आप संविधान भी ओरिजिनल लिखा होगा ना, कभी अगर इन फ्यूचर अगर ओरिजिनल संविधान देखोगे भी, तो आपको सबसे ऊपर उस पर इन्हीं का फोटो मिलने वाला है। वो आपको अच्छी बुक, आपको ओरिजिनल संविधान नहीं मिलने वाला, उसकी जीरोक्स मिलेगी। डिजिटल जीरोक्स मिल जाती है, मैंने खुद देखी थी उसमें दिल्ली में बुक ट्रेड फेयर लगता है, उसमें मिल जाता है, वो देखा था। ठीक है, तो बिल्कुल डिक्टो से ही कॉपी होता है, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सभी को पता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कितना काम किया है, कितना नहीं किया है संविधान के लिए, उनके बारे में सभी जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, कि उनका कितना बड़ा योगदान है, कितना नहीं है। ठीक है, तो ये तो चीज़ हमारी और आगे क्योंकि पॉलिटी पूरी बात चलने वाली उनके ऊपर है, कि बहुत सारी डिबेट है उनकी, बहुत सारी बातें उनकी बहस हो रही है, BN राव की उनके बीच, महात्मा गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बीच, इन दोनों के बीच बहस हो रही है। तो पूरा संविधान इन दोनों के बीच के डिबेट का चल रहा है। लेकिन एक चीज़ देखो, एक चीज़ हमारी, संविधान ऐसा कुछ नहीं है किसी अकेले इंसान ने लिखा है, ये बात क्लियर सी बात है। ये ठीक है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हम क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने देखो बहुत काम किया है, क्यों देखो जिस इंसान ने महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया, मैंने पहले ही बताया, मैं फिर बता रहा हूँ, महिलाएं चाहे जनरल की थी, चाहे OBC की थी, चाहे SC की थी, चाहे ST की थी, वैल्यू उनकी केवल किसके बराबर थी? एक शूद्र के बराबर। ये बात साफ साफ थी, जितना अधिकार एक शूद्र को है, लोग कास्ट SC वाले, SC ST, उतने ही अधिकार केवल किसे थे? महिलाओं के थे। सेम अधिकार उनके थे। जहाँ अगर शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है,
तो पढ़ने का अधिकार महिला को भी नहीं थे, चाहे वो कितने भी बड़े कितने बड़े घराने साथ थे, नहीं थे। ठीक है, ये तो बाद में आके धीरे धीरे चीज़ें चेंजेस हुई हैं बहुत ज़्यादा। अगर जो पढ़ी भी है ना जब महिलाएं, वो अपने आप पे पढ़ी हैं, खुद अपनी बहस करके अपने आप एक लड़ाई करके सबको होते हैं, ये जान लो, एक समाज से लड़के। ठीक है, तो महिला में मतलब समाज में इतनी कुप्रथाएं थी और आज भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा आज नहीं, आज भी हैं। उन सब कुप्रथाओं को खत्म करना, मॉडर्न हिस्ट्री भी इस पर बहुत काम कर, मॉडर्न हिस्ट्री में भी इसमें बहुत काम हुआ है कुप्रथाओं को खत्म करना। ठीक है, जैसे कि हाँ राजा राम मोहन राय हैं, स्वामी विवेकानंद हैं। ठीक है, ये सब लोग इन्होंने बहुत काम करा है। जैसे सती प्रथा रही, प्रथा रही, बाल विवाह रही, बहु विवाह रही, ठीक है, ये दहेज प्रथा रही, इन सब पे बहुत काम हुआ है इन दोनों चीज में। तो पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री एक साथ इसलिए चल रही है, इन्होंने पहले भी स्टार्ट, ये दोनों ने एक दूसरे से बहुत रिलेट करती हैं, ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे। ठीक है, तो ये एक कुछ से ओवरऑल है। और संविधान मैं बता रहा हूँ, जो लोग नहीं पढ़ते उनसे भी कहना बहुत जरूरी है। जिसने एक बार संविधान पढ़ लिया ना, जिंदगी में बहुत कुछ सीख जाओगे। तो जिन्होंने पॉलिटी पढ़ी, जिन्होंने आर्टिकल अपने अधिकार जान लिए। ठीक है, देखो हमने ना हमें ना सीधा संविधान नहीं देखेंगे, हम सीधा आर्टिकल नहीं जा सकते। कि बात ये है ना, पीछे का दौर क्या था उसके, आर्टिकल पे सीधे नहीं जा सकते। आर्टिकल 1 में क्या, आर्टिकल 2 में क्या, वो मिल जाएगा कहीं भी। तो अगर आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है, सीधा गूगल पे टाइप मारो तो मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मेन चीज क्या है कि इसका शुरुआत कहाँ से हो रही है। संविधान क्या है, पॉलिटी मतलब जो संविधान है इसमें है क्या, कानून नियमों का दस्तावेज है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई फिर, इसकी शुरुआत वहीं से हो रही है जो जिस टाइम अंग्रेजों ने ये चार्टर जारी करे हैं। हाँ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर जारी करे, क्योंकि चार्टर भी क्या है, कानूनी दस्तावेज है, वो भी नियम कानून बना रहे हैं। वो भी किसके, जब अपने लिए भी नियम कानून बना रहे हैं, और जो यहाँ के रूलर थे, जो यहाँ के शासक थे छोटे मोटे जो भारत के, उनके लिए भी नियम कानून बना रहे हैं। ठीक है, जो इनका इन्हें दो पार्ट में डिवाइड करा गया है। पहला है कंपनी का शासन, पहला है कंपनी का शासन। कब से 1773 से 1858। ठीक है, और दूसरा है क्या, इसका सम्राट का शासन, सम्राट का शासन 1858 से 1947। इन दोनों मतलब क्या है, ऐसा क्यों हुआ। जब कंपनी शासन कर रही थी तो सम्राट के हाथ में शासन भेजने की जरूरत क्या आनी पड़ी। जब कंपनी शासन कर रही है तो सम्राट के हाथ में शासन क्यों भेजा गया। मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा इसमें, क्योंकि हमारे में पहले बता रहा हूँ सारे सेपरेट टॉपिक हैं। तो देखो 1858, इससे एक साल पहले जाए तो क्या हुआ था, 1857 क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति ने क्या करा था, 1857 क्रांति ने क्या करा, क्यों हुई थी 1857 क्रांति होने का कारण क्या था। मुझे कोई बताएगा 18, आप दोनों की ऐसी क्या बात है, मुझे बताओगे, इधर बता दो मुझे बता दो 1857 क्रांति का कारण क्या था। है जी, हाँ वो है, वो तो एक अफवाह फैली थी, वो रियलिटी नहीं है, वो किताब में साफ साफ लिखी हुई है। वो एक अफवाह फैली थी कि जो रॉयल एनफील्ड है, रॉयल एनफील्ड जो बंदूक थी, उसका जो कारतूस थे उसमें गाय की चर्बी, हिंदुओं के लिए बोला गया, मुसलमानों के लिए बोला गया उसमें सुअर की चर्बी। ठीक है, ऐसा नहीं था कि हिंदुओं के लिए बोला गया था कि इसमें जो हिंदुओं की जो उसमें सेना थी, उनके बीच में एक अफवाह फैली कि इसमें गाय की चर्बी का यूज होता है। जो मुस्लिम सैनिक थे उनके बीच एक अफवाह फैली इसमें सुअर की चर्बी का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो दोनों के लिए क्या है, हम लोग गाय का नाम सुनते क्या सीधी बात है भाई साहब, मतलब ही नहीं था। ठीक है, मुसलमान कभी सुअर का नाम नहीं लेते। ठीक है, तो इन दोनों में क्या, देखो किसी भी युद्ध को लड़ाना है, अगर किसी युद्ध को तुम्हें जीतना है कम सेना होने के बाद, उसे धर्म से जोड़ दो। अगर आपके पास कम सेना है और आप चाह रहे हो आपके 10 की सेना और आपको 20 से लड़ना है, तो उस लड़ाई को धर्म से जोड़ दो। वो जो 10 है ना, वो 50 के बराबर काम करते हैं, क्योंकि वो धर्म से जुड़ जाती है। जब कोई चीज धर्म से जुड़ जाती है ना,
तो उसका एक अलग इफेक्ट होता है। सबसे पहले बहुत हुए धर्म के युद्ध, धर्म के युद्ध बहुत होते हैं, अभी भी देख लो राम मंदिर का एक बार मुद्दा उठा के देख लो, राम मंदिर का एक बार मुद्दा उठा के देख लो, पता चल जाए क्या है क्या नहीं। तो बस तो जो चीज धर्म से जुड़ती है, देखो मैंने एक चीज और बताई थी, जब आपने ना चाहे 1 लाख रुपए की चोरी कर ली, आपको इतना बड़ा पनिशमेंट मिलेगा तो कानून के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। अगर आपने 10,000 रुपए की चोरी गलती से मंदिर से कर ली या मस्जिद से कर ली, तो भाई साहब वो 1 लाख से बड़ा जुर्म हो गया, क्योंकि क्या हुआ, वो धर्म से जुड़ गया। हो सकता है उस कंडीशन में अगर भीड़ के बीच में फंस गए तो आपकी जान तक चली जाए। अगर उस दौरान भीड़ के बीच में फंस गए गलती से, हो सकता है आपकी जान भी चली जाए, क्योंकि वो क्या मुद्दा किससे जुड़ गया, धर्म से जुड़ गया, कि किसी धर्म के साथ आपने ऐसा करा है। ठीक है, तो इस टाइम क्या हुआ, 1857 क्रांति, 1857 क्रांति से ये चीज क्लियर हो गई थी कि भारत में अब जो शासन है, कंपनी शासन तो नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इनकी जो नीतियां थी, एक तो दिक्कत क्या थी, ये लोग है ना सैलरी नहीं बढ़ा रहे थे, जो इनके यहाँ पे सेना थी उसकी सैलरी नहीं बढ़ा रहे थे। ठीक है, और शासन में लगातार ये देखो कहाँ से कहाँ तक बात आ गई। स्टार्टिंग में 20 या 15 साल के लिए चार्टर आया। ठीक है, हम एक चार्टर देखेंगे क्या है, एक चार्टर साल देखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद 1858 तक बात आ रही है कि हम कौन शासन कर रहे हैं। देखो एक चीज बता दे रहा हूँ आपको, ये जो महारानी जो ब्रिटेन में शासन वो जो बैठे हैं, इनके अधिकारी बैठे हैं, जिस महारानी बैठे हैं यहाँ पे, उन्हें ये पता है कि जब 1858 में पहले आ रहा महारानी एलिजाबेथ का शासन आ गया था, विक्टोरिया महारानी एलिजाबेथ, ठीक है, उनका शासन आ गया। लेकिन उन लोगों को पता क्या पता था, उन लोगों को इनके भ्रष्टाचार की बातें नहीं पहुंचती थी कभी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले भारत में कर रहे थे। उन लोगों को ये पता था कि ये लोग भारत में शासन अच्छा कर रहे हैं, भारत के लोग इनसे संतुष्ट हैं और ये भारत वालों के साथ गलत नहीं कर रहे हैं, ये बात उन्हें पता थी। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई, जब इतनी बड़ी क्रांति हुई, तो इसकी बातें ब्रिटेन तक पहुंच चुकी थी। जब उन्हें पता चला कि ऐसे ऐसे ये लोग ऐसे शासन कर रहे हैं, ठीक है, और जब ऐसे शासन कर रहे हैं तो इसलिए, और भारत के लोग असंतुष्ट हैं, तो उन्हें ये पता हमें भारत में शासन करना है। तो उन्होंने तुरंत क्या करा, अब से ईस्ट इंडिया कंपनी शासन नहीं करेगी, अब कौन शासन करेगा, जो सम्राट है यहाँ के, उनके वो शासन करेंगे। ठीक है, हाँ, केवल ये लास्ट जो अधिकार रहा है, महारानी जो अभी एलिजाबेथ है, उनकी डेथ के बाद नहीं रहेगा, वो एक्सपायर हो जाएंगे, उसके बाद खत्म। वहाँ के जो प्रिंस है उनके पास ये अधिकार नहीं है, इस तरह के अधिकार नहीं, इतने अधिकार नहीं। देखो एक चीज पता क्या है, वहाँ के जो राजा महाराजा रहे वो लोग है ना, इंडिया के महाराजाओं से अलग थे। क्यों? उन लोगों ने ना खुद लोकतंत्र को अपनाया, उन लोगों ने खुद लोकतंत्र को अपना लिया। ठीक है, वरना आज भी अगर वहाँ देखो, वो लोग जबकि वहाँ पर राजा है, महारानी है, लेकिन चलती किसकी है, प्रधानमंत्री की, वहाँ प्रधानमंत्री का पद है। उन लोगों ने खुद अपने आप का जो राजतंत्र था उसे खत्म करके लोकतंत्र दिया। तो जब आप सिंपल सी बात है, महेंद्र सिंह धोनी ने अपने आप संन्यास लिया, पता भी नहीं चलने दिया कब संन्यास ले लिया। ठीक है, जब खिलाड़ी अपने आप संन्यास लेता है ना कोई भी, तो उसकी वैल्यू एक अलग रहती है। और जब आपको जबरदस्ती संन्यास दिलाया जाता है, ठीक है, वही चीज जबरदस्ती जब लोकतंत्र थोपा जाएगा तो आपको हटाया जाएगा वहाँ से सीट से, तो वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, जो वहाँ के उनके पास क्यों अधिकार है आज भी, अभी जो महारानी एलिजाबेथ वहाँ की बची हुई है, उनके पास अधिकार क्यों है कि उन्होंने खुद अपनी मर्जी से बोल दिया था कि हम लोकतंत्र अपनाते हैं, यहाँ पे चलेगा लोकतंत्र। तो वहाँ की जनता ने भी कहा ठीक है, यहाँ लोकतंत्र चलेगा, हम स्वीकारते हैं, लेकिन हमारे लिए राजा आप रहोगे, हमारे लिए भी आप राजा रहोगे। और रियलिटी है वहाँ के जो आज प्रिंस है, जो उनका बेटा है, बहुत वैल्यू है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा वैल्यू। लेकिन अपने यहाँ के राजा महाराजाओं की देख लो, कोई जानता भी है कोई राजा महाराजा होगा, बस नाम हाँ चले गए किसी किले में, पता चल गया हाँ वो रहते हैं, ठीक है, वरना उनकी वैल्यू कुछ नहीं है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ रहे हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, 1773 का इसमें क्या हुआ, सबसे पहले क्या है, गवर्नर जनरल का पद। कौन था पहला गवर्नर जनरल? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो लाइन बाय लाइन तो तुम्हारे नोट्स में लिखा हुआ है पहले आपको, ये तो
ये जो नोट्स है ना स्टार्टिंग, ये बहुत हाई लेवल के नोट्स हैं, ये मेरे खुद के नोट्स हैं जो मैंने खुद के अपने इसके लिए, तो मैंने आपको कुछ इंक्लूड इसलिए करें कि यहाँ पे इतना ही पढ़ना पड़ेगा, आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, इनमें छोड़ नहीं सकते ज़्यादा कुछ, इसमें ज़्यादा नहीं छोड़ सकते। ठीक है, इसमें क्या हुआ 1773 में कौन आ गया, बंगाल का, बंगाल में पद का सर्जन हुआ बंगाल में। ठीक है, बंगाल में। ठीक है, दूसरा क्या है 1774 में क्या हुआ था, कहाँ पे, कलकत्ता, कलकत्ता में 1774 में, 1774 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, 1774 में क्या है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट आया। ठीक है, जिसमें क्या है, एक न्यायाधीश रहा, 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, एक न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश, जो एक जो मुख्य न्यायाधीश था उसको, वो पहला कौन था, लॉर्ड इरविन, प्रथम मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, लॉर्ड इरविन। वैसे इनके नाम क्या है, लॉर्ड लगाते हैं ना, बिल्कुल लगाना ही नहीं चाहिए। लॉर्ड का मतलब पता क्या होता है, भगवान, ये क्या भगवान थे, ईसाई में लॉर्ड। ठीक है, तो इनके जितने मेरे हिसाब से ना, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। ठीक है, तो मैं बिल्कुल ये पसंद नहीं करता कि इनके नाम के आगे क्या लगे, लॉर्ड लगे, क्योंकि यार भगवान तो नहीं थे कि ना भगवान की पदवी देती कि हाँ ये लॉर्ड है, लॉर्ड है, तो कोई लॉर्ड नहीं। और एक दिक्कत हो रहा है, लास्ट तक आप जब पढ़ोगे ना 1943 तक, सबके आगे लॉर्ड लगा हुआ है, सबके आगे लॉर्ड लगा रहा है। और ये कोई बाहर के इतिहासकार नहीं है, अपने इंडिया के इतिहासकार उन्होंने लगाए हैं, अपने इंडिया के इतिहासकारों ने इनके नाम के आगे लॉर्ड लगाया है। लॉर्ड लगा करोगे वैसे नहीं, लॉर्ड अपने आप एक सर्वोच्च सबसे ऊंचा पद मानना सबसे, और एक भगवान के बराबर बोला गया है उस टाइम। अब यार बताओ, इतना तो था नहीं, चलो ठीक है उस टाइम थे, अब तो लगाने की कोई जरूरत नहीं थी इनके नाम के आगे, सीधे सीधे लिखते थे इन पे, क्या दिक्कत आती, याद करने में भी आसानी रहती। अब तो लॉर्ड से कोई दिक्कत है, अभी तो पहला नाम पढ़ा चलो ठीक है, अभी सबके आगे लॉर्ड 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 ये लगा मिलेगा ना, बड़ा कंफ्यूजन रहता है। हाँ, इन पे पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो इतना हो गया आपका टॉपिक। इसमें देखो मैंने सबसे अच्छी चीज दी है, वो ये आपको किसी नोट्स में नहीं मिलने वाली, कहीं अगर आप मार्केट से पकड़ लो किसी भी नोट्स को, तो इसमें मैंने आपको दिया, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन बना दिया मैंने, किस तरह क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। क्वेश्चन क्या होना है, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद का सृजन किया गया। देखो जिस दिन आप किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को, जब किसी भी टॉपिक को, किसी सब्जेक्ट को इस तरह पढ़ना शुरू कर दोगे, जितना पढ़ा उसका एमसीक्यू बना लिया कि यहाँ से क्या एमसीक्यू बन सकता है। देखो इससे देखो बता रहा हूँ कितने एमसीक्यू बनेंगे। पहले इसमें ऑप्शन दे दे, ऑप्शन देखो 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, हाँ अगला इसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है 1793 का चार्टर है। एक ना बताओ, शासन करो। 1781 का बाबा राम भाई संशोधन है। ठीक है, अब देखो एक मिनट देखो, हमने जितना पढ़ा, हमने क्या पढ़ा कि अभी कितना पढ़ा है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। ठीक है, इसमें क्या आया, बंगाल में गवर्नर जनरल के पद का सर्जन किया गया। कौन था गवर्नर जनरल पहला, वार्न हेस्टिंग। ठीक है, किससे कौन था, वार्न हेस्टिंग। किससे आया, 1773 से आया। इसमें और क्या हुआ, कलकत्ता में क्या हुआ, कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। उसमें कौन था, एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 3 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, ये थे। इसमें प्रथम जो था कौन था, लॉर्ड इरविन था। ये चीज होगी। अब इसमें कितने क्वेश्चन, हमने पहले, मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं बना रहा, मैंने एक क्वेश्चन बना के आपको फॉर्मेट बता दिया। इसे बोलते क्या, MMCQ, माइंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, माइंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब जितना पढ़ो उसका तुरंत MCQ बनाओ। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, इससे क्लियर हो गया। जब हम चीजें इस तरह से पढ़ेंगे क्या है,
कि क्लियर क्या हुआ कि यहाँ इसमें क्वेश्चन किस तरह का है, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद का सदन किया गया, किसके द्वारा 1773 के द्वारा। अब इसमें अगर ये आए कि पहला गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था, पहला गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था, ठीक है। फिर बात यह है कि पहला सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, 1774 में हुई, कहाँ हुई, कलकत्ता में हुई, किस अधिनियम के द्वारा हुई, 1776 के द्वारा हुई। जिस टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना उस टाइम पहला गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था। पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन था, लॉर्ड इंके था। कितने क्वेश्चन बन गए यहाँ से, 5-6 क्वेश्चन बन रहे हैं, आराम से बन रहे हैं इतने, ठीक है। तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का ये तरीका सबसे बेस्ट है, हर सब्जेक्ट को पढ़ने का, ठीक है। ठीक है। अब ये उठाया, ये आया क्यों था, 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा है, क्यों आ रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी ना, मतलब हर क्षेत्र में काम कर रही है, मतलब ना तो ये गरीबों को छोड़ रही ना, मतलब इस तरह काम कर रही है, मतलब इनका कोई नियम कानून नहीं थे इनके, इनका जो मन करता वो ये कर देते, ठीक है। तो इनका क्या करा, इनके जो कार्य थे उन्हें क्या करा गया, नियमित और नियंत्रित, इनके कार्य को ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को नियमित और नियंत्रित करने के लिए, लिखा से ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी कार्य को नियमित और नियंत्रित करने के लिए कि एक बता दिया गया, एक क्षेत्र दे दिया कि आपको इतने क्षेत्र में काम करोगे। ऐसा नहीं कि मतलब इन्हें अपना कुछ नहीं पता था, मतलब ये नहीं कि आप जिधर जाए उधर जाए कार्य करिए। दूसरा क्या है, इसके द्वारा पहली बार प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि किस एक्ट के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, 1773 के द्वारा। इसके द्वारा केंद्र में शासन रहेगा, केंद्र में, हाँ केंद्र के अंदर सत्ता रहेगी। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासक की नींव रखी गई, ठीक है। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासक की नींव रखी गई, ठीक है। देखो अब अगर कोई भी नियम आता है कि पहली बार आया था, पहली बार तो ये तो संसद होना, इसमें संशोधन होना लाजमी था। अभी भी क्या रखा है, टीओडी आ रखा है। क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में क्या आया कि इतना रहेगा 22-21 साल करीब, उसके बाद फिर उसमें चेंज करा, फिर उसमें चेंज करा, तो लगातार चेंज होना लाजमी होता रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो एक चीज और है, जो अभी चल रहा है, आज के टाइम पे, देखो गलत बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप भी सामने वाले की तरह गलत बन रहे हो तो फिर आप में और सामने वाले में गलत में अंतर करना, आप भी तो गलत हो, फिर आप भी तो गलत हो। अभी देखो उस चीज की भरपाई कोई नहीं कर सकता जिन लोगों ने सुसाइड कर लिया, और ये सुसाइड है ना, किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है। अगर आप, एक सिंपल सी बात है, अगर आपको एक जॉब नहीं मिली तो आप जिंदगी को कुछ और नहीं कर सकते। आप इतने बेकार हो क्या कि मतलब आपको अगर एक जॉब नहीं मिली तो आप दूसरी जॉब नहीं ले सकते हो, ठीक है। नहीं मिली तो नहीं मिली, दूसरी ले लूंगा, और बताओ अगर नहीं भी मिली कुछ और कर लूंगा, प्राइवेट कर लूंगा। अगर नहीं भी मिली गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट कर लूंगा। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा मुझे हाँ कुछ चाहिए 101% गवर्नमेंट जॉब। मैंने साफ सोच रखा है मुझे अगर नहीं मिली गवर्नमेंट जॉब मैं प्राइवेट कर लूंगा, मैं आराम से कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी लाइन भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की है। बीटेक है, CS कंप्यूटर साइंस, तो मेरे कोई दिक्कत भी नहीं है। और देखो ऐसा जरूरी नहीं कि मतलब टेक्निकल लाइन मैं चला जाऊँ मैकेनिकल, ये देखो जरूरी नहीं आपने अगर मैकेनिकल से नहीं हो तो नहीं कर सकते। प्राइवेट सेक्टर बहुत हैं जो आपको BA वालों को जॉब देते हैं, ठीक है, BA वालों को जॉब देते हैं। लेकिन ये तो कहीं का रास्ता नहीं है कि अगर आपको एक जॉब नहीं मिली तो आपने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली। दूसरा ये कि आप कर क्या रहे हो, धरना प्रदर्शन चल रहा है। भाई देखो
धरना प्रदर्शन करने का ना 19 आर्टिकल 19 का 3 और 4 ये हमें कहता है कि आप धरना प्रदर्शन कर सकते हो, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, देखो आर्टिकल 19 संविधान की रीढ़ की हड्डी कहा गया है, संविधान की रीढ़ है, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, ठीक है, व्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, बचने की स्वतंत्रता, ये सब देता है 19, ठीक है। लेकिन उसमें साफ साफ एक बात और लिखी गई है, आपकी जितनी स्वतंत्रता है ना, ये सब एक नियम कानून के हिसाब से होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपकी स्वतंत्रता दूसरे को हानि पहुंचाने लगे। आप बोलो भाई मेरी स्वतंत्रता है, मेरी स्वतंत्रता है, मैं तो नंगा घूमूंगा, वैसे नहीं घूम सकते। अगर आपको घूमना है तो जैन धर्म अपनाओ, दिगंबर बन जाओ, पहले घूम लो, कौन सी दिक्कत है, ठीक है। अब आप कहो पब्लिक में खड़े होकर मैं तो AK-47 चलाऊंगा कि मेरी स्वतंत्रता है, मैं AK-47 चलाऊंगा, लेकिन आपकी स्वतंत्रता से दूसरा तो परेशान हो रहा है। आपने फुल लाउड स्पीकर गाने चला लिए, कोई दिक्कत नहीं, आपने चला लिए, लेकिन वो आपके लिए जब तक है जब तक आपकी वजह से कोई दूसरा परेशान नहीं हो रहा है। जैसे ही आपकी वजह से कोई दूसरा परेशान होगा, आपकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है उस टाइम, क्योंकि साफ साफ अच्छी बात है, थोड़े बहुत तो चला, देखो थोड़े बहुत चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ है जैसे अभी चल रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। एक सबसे मेन चीज़ क्या है, राजनीति पार्टी ज़्यादा इंक्लूड हो चुकी है इसमें, जितना धरना चल रहा है, ठीक है, राजनीति पार्टी ज़्यादा इंक्लूड है। और मैं रियलिटी यही कहूँगा, जितने भी स्टूडेंट हैं और जो बाद में देखें जिन्हें पता चले, तो देखो फायदा नुकसान नहीं गिना रहा मैं यहाँ पे, सीधी सी बात है, क्योंकि फायदा तो देखो जिस चीज़ का फायदा है उसका नुकसान भी है। आप फोन चलाते हो, जितना फायदा उससे कहीं गुना ज़्यादा उसका नुकसान है, ठीक है। और फिर देखो अब ऐसा तो नहीं है ना, सरकार बिल्कुल नहीं मान रही, कुछ चीज़ों में एग्री हो रही है ना, कुछ चीज़ों में एग्री हो रही है। और फिर अब तो बहुत सारी चीज़ अच्छी कर दी उसमें कि स्टेट गवर्नमेंट में आप स्टेट उसमें जितने भी फोर्स हैं उसमें आरक्षण की बात कर रहे हैं, 10 या 20%, 10% तो कर दिया है, लेकिन अभी कितना कर दिया, 10% कर दिया ना, लेकिन अभी और मांग कर रहे हैं तो और भी कर दें शायद। तो ये तो सब प्राथमिकता तो दे रहे हैं ना, ठीक है। लेकिन ये तोड़ फोड़ करना आपको देखो जब भी करिए वो तोड़ फोड़ करी नहीं करती, नहीं देखो इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं। देखो ये आप पता लोकतंत्र में जी रहे हो, यही एक लोकतंत्र। आप अगर गलती चीन में होते ना, जो कह दिया ना, एक बार कह दिया, विरोध नहीं कर सकते, ठीक है। मैं ज्यादा नहीं कर रहा, पाकिस्तान में भी नहीं कर सकते, ये इंडिया है, यहाँ इंडिया है, यहाँ सबको अधिकार दिए गए हैं। यहाँ पे इंडिया में ना एक आतंकवादी तक को अधिकार देते हैं, हम कसाब को भी जेल में बिठा के डेली 2-3 किलो मुर्गा खिलाते हैं, ये इंडिया है। यहाँ पे केवल इतने इसलिए हर इंसान के अधिकार है। और इंडिया में हर इंसान बोलता है कि मतलब मैं ऐसा क्यों कर रही है सरकार, ऐसा क्यों कर रही है। अगर अदर कंट्री की बात करें ना, बोलने की परमिशन नहीं है। चीन में इतनी हालत बेकार है, अगर ये बोल दिया ना 30 दिन के अंदर ये फ्लाईओवर बनकर तैयार होना है, तो 30 दिन के अंदर चाहिए। अगर 31वां दिन हो गया ना गलती से, जो टीमा काम करके फांसी दी जाती है उन्हें, ये रूल है। पाकिस्तान का एक लो है, बिस्मिल्लाह है, बिस्मिल्लाह है करते हैं। जब भी तो देखो बोलो, देखो सही हमसे कितने आगे पहुंच चुके हैं, ठीक है। एक पाकिस्तान का लो है, बिस्मिल्लाह के टाइप से ऐसा कुछ लो है। अगर वहाँ पे अल्लाह के लिए तुमने कुछ गलत बोल दिया, कोई सुनवाई नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट फांसी है। हमारे यहाँ पे इतना तो है कि आपके बारे में पूछ लिया था कि आपने बोला नहीं बोला, ठीक है। तो देखो कुछ चीजें आ रही हैं, ठीक है, कुछ चीजें आ रही हैं, उन्हें स्वीकार करो। ऐसा नहीं, देखो वक्त के साथ चीजें बदलती हैं, वक्त के साथ परिवर्तन होता है, स्वीकार करो। जरूरी नहीं है, देखो एक सबसे आपको पता है, मैं ये नहीं कर रहा कि ये सही हो रहा है, मैं ये भी नहीं कर रहा गलत हो रहा है। इजराइल देश है, इजराइल में ना हर नागरिक को अपनी जीवन के 4 से 5 साल सेना में देने ही देने, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, 10 साल तो वो देने हैं ना, 4 या 5 साल या 10 साल जो भी हैं, हर सबको देने हैं। भाई साहब प्रधानमंत्री तक देता है, सुन लो, वहाँ का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब देंगे, जितने नेता होंगे वो भी देंगे अपने जीवन के 4-5 साल सेना में। क्यों? देखो दो चीज क्या है, तो जितने भी आर्मी वाले होते हैं अनुशासन पूर्ण रूप से भरा होता है। दूसरा क्या, कभी भी करप्शन करना पसंद नहीं करते आर्मी वाला। कभी आप एक देखना, अगर आर्मी वाला कहीं काम कराने गया है ना, या फोर्स वाला, वो जल्दी से पैसा देना पसंद नहीं करेगा, किसी वो लीगली काम कराता है। तो इसका फायदा कितने, देखो एक लंबे समय बाद इसका फायदा होने वाला है, एक लंबे समय बाद इसका फायदा होने वाला है। ऐसा नहीं कि अभी आप सोचो कि अभी तुरंत फायदा मिल जाए, तो तुरंत फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा ये कि हर इंसान, देखो ऐसा नहीं, पहली बात तो जान लो, फोर्स में ही जाना, आर्मी में ही जाना देश की सेवा करनी नहीं है। क्या मैं देश की सेवा नहीं कर रहा हूँ?
मैं देश की सेवा नहीं कर रहा हूँ। एक रिक्शा चलाने वाला भी है ना, एक रिक्शा चलाने वाला भी देश की सेवा कर रहा होता है। ठीक है, हर इंसान एक देश की सेवा कर रहा है। तो पहले बात तो ये अपने अंदर से निकाल दो कि आर्मी में खड़े हो, बॉर्डर में खड़े हो तो ही देश की सेवा कर रहे हो। अगर आप एक किसी सिविल जॉब में भी जा रहे हो तो भी आप देश की सेवा कर रहे हो। ये बात अपने दिमाग में रख लो। अरे करो ना, क्यों? देखो अब करना क्या है, देश की सेवा करनी है तो उस हिसाब से काम करो। एक दुकान जो खोले बैठा ना परचूने की, वो भी देश की सेवा कर रहा है। ठीक है, आप सब भी देश की सेवा कर रहे हो। हर इंसान देश की सेवा में इंक्लूड है। तो ये चीज अपने दिमाग से निकालनी बंद कर दो, निकाल कर रख दो अलग कि आर्मी में होगे तो ही देश की सेवा होगी या किसी फोर्स में। देखो अभी 4 साल के लिए बोल तो रहे हो, 4 साल के लिए बोल रहे हैं और 4 साल बाद ये कह रहे हैं कि आपको ये तो नहीं कह रहे ना घर बिठा देंगे। और फिर सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा ना 25% 50% कर दिया, 25 ही है ना, तो उन्होंने कहा ना 25%, तो अपने आप को 25% में काउंट करो ना, क्यों 75% में काउंट कर रहे हो भाई? क्या इतने काबिल नहीं हो? 75 में काउंट करने वाले नहीं, ये तो बताओ, क्या आप इतने काबिल नहीं हो? क्या मेरी बात सुनो, इतने काबिल नहीं हो कि अपने आप को 25% में ले आओ? मैं तो ये मानता हूँ, मैं तो एक सीट पर फाइट करने के लिए तैयार खड़ा हूँ। अगर एक सीट होगी मैं आप फॉर्म डालूंगा, मैं फाइट करूंगा। ठीक है, होना ना होना अलग बात है, मैं करूंगा फाइट। एक सीट पर खड़े होगे, आपको थोड़ी 25% मिल रहा है, क्यों 75% की ओर देख रहे हो? भाई साहब फॉर्म डालो, गलती मत करना, सरकार भर्ती करेगी। जिसके दिमाग में ये हो ना कि भर्ती नहीं होने वाली, सरकार भर्ती करेगी, सरकार बिल्कुल नहीं मानेगी। दौड़ मारो जाओ में तो ये तो मैं कह रहा इसके बारे में ठीक है। तो ये मेरी बात सुन रहे, उसके बाद बातें करना खूब करना आराम से। तो मेरा आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है, किसी फालतू की गतिविधि में इंक्लूड मत होना। अगर एक बार किसी फालतू की गतिविधि में इंक्लूड हो गया ना भाई साहब, पूरी जिंदगी निकल जाती है। अगर एक केस भी लग जाए, 2 अप्रैल का केस हुआ था, अब से 3-4 साल पहले। मैं बता दे रहा हूँ, कुछ लड़के हैं मेरी जान पहचान के, जो SC ST जो कानून था उसके लिए 2 अप्रैल में हुआ था। उन लड़कों पे केस लगे हुए हैं। आज तक सरकार कहती है हम आएंगे, हम हटवा देंगे, लेकिन आज तक उन लड़कों के ऊपर से केस नहीं हटे हैं। कुछ के ऊपर से केस हटे हैं लेकिन अभी नहीं हटे। उनकी पूरी जिंदगी बेकार हो, चाहे नहीं बैठ सकते किसी एग्जाम में। ठीक है, तो ये गलती मत कर बैठना कि धरना प्रदर्शन के चक्कर में अपने पर केस लगवा लो। फिर दूसरा, अगर कभी निकलो भी धरना प्रदर्शन पे घर से, तो एक बार अपने जो मम्मी पापा हैं, माँ बाप हैं, उनकी तरफ सोच के जरूर निकलना। उनके बहुत सपने होते हैं हर बच्चे से, जो आज पढ़ा कर तुम्हें खड़ा कर रहे हैं ना इतना। उनका ये सपना है कि मेरा लड़का आज से 1 साल बाद 2 साल बाद कहीं लगे और मैं गर्व से कह सकूँ कि मेरा लड़का उसमें है। वो ये नहीं चाहेंगे कि, और कभी ये मत सोचना कि तुम्हारी वजह से जेल के चक्कर काटने पड़ जाएंगे। तो बैंक के लोन भी तो दे रही है गवर्नमेंट, 4 साल बाद देगी। ठीक है, तो ऐसे गलती मत कर बैठना, तुम्हारी वजह से तुम्हारे घर वाले जेल के चक्कर काटे। आपका जो फोन है ना, देखो सिंपल सी बात, ज्यादा अंतर नहीं होगा तुम्हारी मेरी उम्र में। कुछ मेरी बराबर की भी, मतलब मेरी बराबर नहीं हो, 1 साल बड़े या छोटे हो सकते हैं, जो भी है, इतना ही अंतर है सब में। ठीक है, लेकिन बस मैं इतना इसलिए बातें कर रहा हूँ कि हो सकता है तुमसे ज्यादा परिस्थिति बाहर निकला हुआ हूँ मैं, तुमसे ज्यादा परिस्थिति मैंने देख चुका हूँ, शायद कम उम्र है, परिस्थिति ज्यादा देख ली है, इसलिए ये सारी बातें कर रहा हूँ। रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत दुख होता है, बहुत परेशानियां हैं। तो इसलिए ये गलती मत कर बैठना कि फालतू किसी गतिविधि में इंक्लूड हो जाओ, कोशिश करना बंद करने की। ठीक है।